ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, KMM ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ KMM ਤੋਂ, ਤੇ ਹੈਪੀ ਨਮੋਲ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। सभी सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, आप सबका कर देंगे पंजाबी जी। आप सबका आज शॉर्ट टाइम पे जो आपको मैसेज दिया, उस मैसेज को लेकर आप सब ने PC अटेंड की है। हमारी आवाज़ पूरे दुनिया के अंदर ले जाने का आप बार बार प्रयास कर रहे हो। हम आप सबका दोनों फोरमों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जो हमें एट ए टाइम PC करनी पड़ी है, इसकी मेन वजह यह है कि आज सुबह से पत्रकार वीरों के टेलीफोन आ रहे थे कि जो केंद्र सरकार की ओर से या पीयूष गोयल जी की ओर से जो घोषणा की जा रही है, जो कहा गया है कि हम 5 फसलों के ऊपर 5 साल के लिए किसानों की MSP की गारंटी देते हैं, खरीद करेंगे। उसके लिए आज हम सब दोनों फोरम जो बातचीत करके ये फैसला लिया कि इसी समय जो हमारा प्रतिक्रम वो जाना चाहिए। हम दोनों फोरमों की ओर से जो ये सरकार लेकर आई है, देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि MSP की बात को समझने की ज़रूरत है, फिर अपने आप सारी कहानी समझ आ जाती है। जो MSP दी जाती है, MSP का पूरा शब्दी अर्थ अगर आप निकालोगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अर्थ ये होता है कि आपकी फसल अगर पूरे रेट पे बिकती है तो ठीक है, अगर नहीं बिकती तो कम से कम इस रेट पे सरकार खरीद लेगी। कम से कम रेट दिया जाता है, लेकिन जो कम से कम भी दिया जाता है वो भी किसान को मिल नहीं रहा, और उसी की वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं। सिर्फ एक साल 2022-23 के अंदर जो MSP के ऊपर किसानों को फसलों का भाव पूरा ना मिलने की वजह से और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़ के फेरबदल की वजह से जो देश के किसान को नुकसान उठाना पड़ा, वो रिपोर्ट नई रिपोर्ट जो आज सभी के सामने है कि 14 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश को एक किसान को नुकसान हुआ है। तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो किसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। किसान को जिंदा रखने के लिए वो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी जी सके, उसके लिए अति ज़रूरी है कि उसकी सभी फसलों के ऊपर उसको MSP की गारंटी का कानून मिले, और जो MSP भी दी जाती है वो भी कम से कम शब्द मैं यूज कर रहा हूँ कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला था C2+50 के हिसाब से अगर नहीं मिलती तो किसान किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं रह सकता, वो खेती नहीं कर पाएगा, किसान से ज़मीन छिन जाएगी। और इसके लिए इसी आधार पे हम किसान की जो दशा को देखते हुए रिकॉर्ड बोल रहा है कि 7 लाख के करीब किसान सुसाइड कर चुका है। 7 लाख जब किसान सुसाइड कर जाए तब भी सरकार उसके ऊपर सीरियस ना हो और ये कहे कि केवल 5 फसलों के लिए, केवल 5 साल के लिए हम आपको ये फसलें खरीदने की गारंटी देते हैं, तो ये उचित नहीं बनता।
सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि सभी फसलों के ऊपर सरकार हमें हमारी एमएसपी की गारंटी का कानून दे। यही हम मांग रहे हैं, कोई नई बात नहीं मांग रहे। जो सरकार ये बातें कहती है कि बहुत सारा खर्च आ जाता है, हमारे खजाने के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा, वो अब तो बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर आ चुकी हैं जिन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि किसी तरह का बोझ पड़ने वाली बात इतनी नहीं है। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रहे हैं कि सरकार को उसके खजाने के ऊपर बोझ पड़ने की बजाय खजाने में वृद्धि होने की संभावना बन सकती है अगर सभी फसलों के ऊपर सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून देती है। एक रिपोर्ट यहाँ तक आ गई है कि केवल 22,000 करोड़ रुपया लगाने से ही पूरे देश के किसानों की सभी फसलें 23 की 23 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा सकती हैं। लेकिन अगर पीछे जो एक रिपोर्ट आई उसी पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो एक रिपोर्ट में ये क्लियर क्या किया गया है कि 2.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार किसानों के ऊपर खर्च कर देती है, एमएसपी के ऊपर खर्च कर देती है, तो सभी फसलों की प्रोक्योरमेंट हो सकती है। देखिए, हमारी सरकार बाहर से 1,38,000 करोड़ का पाम ऑयल तो मंगवा सकती है, लेकिन अपने देश के किसानों के ऊपर 2.25 लाख करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकती। और बाहर से केवल पाम ऑयल नहीं मंगवाया जा रहा, बाहर से आप सबको मेरे से भी ज़्यादा बेहतर पत्रकारों को ज़्यादा जानकारी है कि दालें बाहर से मंगवाई जा रही हैं और बहुत सारा सामान बाहर से मंगवाया जा रहा है। अगर वो दालें, तेल बीज फसलें हमें बीजने के लिए सरकार बाहर से जितना पाम ऑयल मंगवाती है, लोगों को बीमार किया जा रहा है, डॉक्टर ये बता रहे हैं कि ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसा खतरनाक होने के बावजूद भी उसको मंगवाया जा रहा है, तो फिर तो देश के लिए सोचने का विषय बनता है। ये मांग फिर सारे केवल किसान की नहीं बनती, ये हर वर्ग की मांग बन जाती है कि जो जहर पाम ऑयल के माध्यम से हमारे देश के किसानों को, आम लोगों को, आम पब्लिक को, कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है, उसके आधार पे हमें मतलब सारे देश की लड़ाई बनाकर इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। सभी की लड़ाई है ये, हमारी केवल किसानों की लड़ाई नहीं है ये। तो अगर जितना पैसा बाहर से माल मंगवाने के ऊपर सरकार खर्च करती है वो हमारे देश के अंदर किसानों के ऊपर खर्च कर देती है, तो एमएसपी की गारंटी का कानून मिल सकता है। तो हम इसी आधार पे पहले दिन भी हमने ये कहा था कि देखिए, ये 5 फसलों की बात करना, 70 साल के बाद अगर देश के किसान की कभी कोई बात इस मुद्दे पे उठी है तब भी उसको 5 फसलों पे कर देते हैं, 7 फसलों के ऊपर कर देते हैं। तो ऐसी टाल मटोल करना मुझे लग रहा है उचित नहीं है। सरकार को ये अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। पूरे देश के किसान को बचाने के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून देना चाहिए। और ये जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने ऐलान किया, जो कह रहे हैं, ये किसानों के लिए लाहेबंद नहीं है। इसी आधार पे दोनों फोरमों जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों फोरमों की तरफ से इसको पूरी तरह हम कंडेम करते हैं, इसको रद्द करते हैं। सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून दे। दूसरी बात, इसमें जो आंदोलन है, हमारा आंदोलन बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। जैसे अलग अलग संगठनों की ओर से आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन कल वहाँ पे आई, उनके प्रेसिडेंट गुरनाम सिंह जी वहाँ पे आए, अपने साथ 30-35 साथी लेकर आए। सभी ने वहाँ पे आकर ये कहा कि हम इस जो आप रेल रोको आंदोलन कर रहे हो, हम इसका समर्थन करते हैं, और इसके समर्थन में वो हमारा सहयोग करके गए हैं। तो मेरा एक बार इतना ही है। अभिमन्यु कोहार जी हरियाणा से हैं, ये कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, तो बाकी फिर डिटेल से आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। अभिमन्यु जी। सबसे पहले तमाम पत्रकार साथियों को सबको हाथ जोड़ के नमस्कार है।
आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो बताया कि दोनों फोरमों ने पहले भी हम ये बात कह चुके हैं और आज पुनः उस बात को हम कह रहे हैं कि जो ये चर्चा चल रही है अलग अलग तरीके से, हम देख रहे हैं कल रात से मीडिया के अंदर काफ़ी ये चर्चा चल रही है कि भारत सरकार और खासकर मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी 5 फसलों पे 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने शर्त लगाई है कि जो किसान डाइवर्सिफिकेशन करेगा उसको ये मिलेगा। ये प्रपोजल पहले हमें भी दिया गया था मीटिंग के दौरान, जिसे हमने उसी समय रिजेक्ट कर दिया था और अब ये दोबारा से ये कल से ये चर्चा चल रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार को हम मांग ये करते हैं कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए। सरकार कह रही है कि जो डाइवर्सिफिकेशन करेगा और जो कपास, मक्का, अरहर, मसूर, उड़द बोएगा उसको हम देंगे। इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने का एक बड़ा कारण हमारा ये है कि मान लीजिए जो किसान पहले से ही कपास और मक्का की खेती करता है, अरहर की, उड़द की, मसूर की खेती करता है, तो सरकार के अनुसार उसको तो मिलेगा नहीं। जो डाइवर्सिफिकेशन करेगा, जो धान की जगह, गेहूं की जगह जो दूसरी फसलें लगाएगा, तो उसको ही मिलेगा जो सरकार जो प्रपोजल दे रही है, जिसे हम रद्द कर चुके हैं पहले भी और आज दोबारा उसका हम निंदा करते हैं, आज दोबारा उसका हम विरोध करते हैं। एक तरफ भारत सरकार ये कहती है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता है, स्वदेशी की बात करी जाती है, लेकिन खाद्यान्न के मामले में, कृषि उत्पादों के मामले में लगातार मुक्त व्यापार समझौते धड़ल्ले से दूसरे देशों के साथ साझा उसके साइन किए जा रहे हैं, उन पे एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। और जैसा डल्लेवाल जी ने भी बताया कि इस साल 29% पाम ऑयल का इंपोर्ट देश में बढ़ाया जा रहा है और टोटल लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास के खाद्यान्न तेल, जिसमें से ज्यादातर मात्रा, मैक्सिमम मेजॉरिटी की मात्रा पाम ऑयल की है, वो इंपोर्ट किया जा रहा है। वो पाम ऑयल हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है और वो पाम ऑयल जब यहाँ पे आता है तो उसके कारण जो हमारे यहाँ के किसान हैं, जो खाद्यान्न तेलों से जुड़ी हुई फसलों की खेती करते हैं, उनकी प्रोक्यूरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण भी अगर हम समझें, 2020 में जब कोविड आया, कोविड के दौरान सरकार ने बाहर से पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हो गया था। पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हुआ तो ऑटोमेटिक पूरे भारत में जो सरसों का जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन था वो बढ़ गया। कारण क्या था कि पाम ऑयल इंपोर्ट बंद होने के बाद उस साल सरसों एमएसपी से भी ऊपर बिकी, हरियाणा में भी बढ़ा, पंजाब में भी बढ़ा। नेक्स्ट ईयर वो रकबा और बढ़ गया। रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, वहां से सरसों का इंपोर्ट बंद हो गया, लेकिन अचानक से अगले साल सरकार ने पाम ऑयल का इंपोर्ट दोबारा से 29% बढ़ा दिया, जिससे अब देख रहे हो आप सरसों हमारी एमएसपी से भी नीचे बिक रही है। तो इसीलिए हम ये दोबारा ये मांग करते हैं, क्लियर करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से कि हमारी डिमांड है कि 23 फसलों पे सरकार एमएसपी गारंटी का कानून बनाए। ये कोई 5 फसलों, 7 फसलों, 8 फसलों, 10 फसलों की बात नहीं है। दूसरी बात साथियों, हम बार बार कई पत्रकार साथी पूछते हैं, सरकार अलग अलग तरीके से ये बात कहती है, सरकार के जिम्मेदार अधिकारी मीटिंग के दौरान भी कहते थे, बाद में भी आए कि भाई लगभग ज्यादातर मांगों पे सहमति किसानों के साथ बन गई है। हम ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं, जो हमारी 12 मांगे हैं उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी या गारंटी कानून हो, चाहे C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी देने की बात हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू कराने की बात हो, चाहे मनरेगा को खेती से जोड़ के साल में 200 दिन रोजगार और 700 रुपए का भत्ता देने की बात हो, इन तमाम मांगों पे जो हमारी मेजर मांगे हैं, 4 राउंड की बैठकों में सरकार के साथ किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी और सरकार इन मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हुई। सरकार की तरफ से मौखिक तौर पे जो बात कही गई 4 दौर की मीटिंगों में, वो भी आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जिन मांगों पे उन्होंने मौखिक तौर पे सहमति दी, उन्होंने कहा कि हम लखीमपुर खीरी के घायल किसानों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार के एक-एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी देंगे। 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान जितने भी केसेस हुए थे, उनमें से जो केसेस अभी भी चल रहे हैं, जो रद्द नहीं हुए, उनको भी सरकार वापस लेने को तैयार हो चुकी है 4 दौर की बैठकों में। इसके अलावा सरकार ने मौखिक तौर पर यह कहा था कि कृषि क्षेत्र को प्रदूषण एक्ट से, प्रदूषण कानून से बाहर निकाल देंगे और जो बिजली बिल जो ये पास हुआ है, खेती के सेक्टर को इससे बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो मसाला आयोग की जो घोषणा कर रखी है,
सरकार जल्द से जल्द उस घोषणा को उसको क्रियान्वयन करेगी, उसको जमीन पे लागू करेगी। इस तरीके की जो बातें हैं ये सरकार द्वारा 4 दौर की बैठकों में कही गई। लेकिन मैं रिपीट कर दूं, जो हमारी मेजर डिमांड है, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे C2+50% फार्मूला लागू करने की बात हो, इस तरीके की मांगों पे कोई भी किसी भी तरह की सहमति इनको पूरा करने पे 4 दौर की बैठकों में नहीं बनी। अगर कोई भी सरकार की तरफ से प्रतिनिधि ये कहता है कि भाई ज्यादातर मांगों पे सहमत हो गए लेकिन किसान फिर भी आंदोलन कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सरकार के पदाधिकारी एक तरीके से पूरे देश को और किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ कौन सा वाला? जो आज उन्होंने बोल लिया ना, पीयूष गोयल ने जो आज बोल बोलो, लिया, आप बता दो। आप बोल दो उसको। वो तो बोल दिया मैंने 5 फर्स्ट वाला। जी सिरसा साहब। ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਭਮਨੂ ਘਾਟ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਫਰ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੱਥ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡਲੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ FIR ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ 14 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸੁਤਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਨੰਬਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਫੜਾਇਆ, ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੀ ਰਬੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ ਆ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਵਲ ਵਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦਾਖਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 23 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ 4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ 4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਈਵ
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦਈਪੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਜਿਨੇ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਜਿੰਦੀ ਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕੁੰਦਨ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਫਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਦਿਖਾਇਓ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ। देखो ये साथियों, ये 14 तारीख की घटना है। मैं प्रार्थना करूंगा अगर आप जूम कर लें, लंबाई में वीडियो है। ये खनौरी बॉर्डर पे 14 तारीख की घटना है। सिविल ड्रेस में हरियाणा पुलिस की तरफ से खेतों में जाके, जो गेहूं के खेत हैं वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ये SLR जो हथियार है सीधा फायर किया जा रहा है। किसानों के ऊपर ये सीधी फायरिंग करी जा रही है, लेकिन उल्टा हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार हमारे माननीय हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। तो हमारी ये प्रार्थना है माननीय हाई कोर्ट से कि हरियाणा पुलिस के ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए इस मामले में कि किस तरीके से वो कोर्ट को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब देख सकते हो स्पष्ट ये आप इसमें दिख रहा है कि कैसे ये हरियाणा पुलिस का सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति किसानों के ऊपर सीधी फायरिंग कर रहा है। ये सीधा का सीधा आप इसमें देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है साथियों, आप देखिए ये एक वीडियो है जो पूरे देश में वायरल है। किस तरीके से 21 तारीख को खनौरी बॉर्डर पे भारी बमबारी करी गई पुलिस प्रशासन द्वारा। उसके बाद सिविल ड्रेस में लोग आते हैं जो पुलिस के गियर पहने हुए थे, सारे के सारे पुलिस की वो शील्ड लिए हुए थे हाथ में, और वो ट्रैक्टरों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग थे उनको ट्रॉलियों में जो सो रहे थे उनको उतार के नीचे पीटा गया। बहुत सारे लोगों को छर्रे लगे हुए हैं और प्रीतपाल सिंह को वहां से अगवा किया गया। साथियों महत्वपूर्ण बात एक ये भी है अंत में कि बार बार केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ये कहती है कि हमें किसानों से नहीं, हमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों से प्रॉब्लम है। किसान पैदल दिल्ली क्यों नहीं आ जाते? दोनों फोरमों ने प्रोग्राम दिया था 6 तारीख को कि 6 तारीख को पैदल हमारे किसान पंजाब हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों से चलेंगे, लेकिन हमने मीडिया के माध्यम से वो साझा भी किए हैं। आपसे फिर दोबारा वो चीज हम कहना चाहते हैं, अलग अलग जगहों पे जो किसान हमारे पैदल आ रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनको रोका गया। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी के नेतृत्व में जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के बड़े लीडर हैं, उनके नेतृत्व में किसानों का एक बड़ा जत्था दिल्ली की तरफ आ रहा था। उनको बुलंदशहर नोएडा रोड पे उनको रोका गया, वहां उनके साथियों को डिटेन किया गया। अनिल तालान जी हमारे उत्तर प्रदेश के ही किसान लीडर हैं, भारतीय किसान यूनियन के,
उनके पदाधिकारियों को 7 जगहों पे 7 जिलों में उनको डिटेन किया गया। राजस्थान में हमारे बहुत सारे साथियों को डिटेन किया गया। हम आपको जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स आप तक हम साझा भी कर देंगे। तो असल में सच्चाई ये है कि सरकार को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं, सरकार को किसानों से ही समस्या है। माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आगे। ये जो आपके सामने बातचीत रखी सिरसा साहब ने, हम ये मानते थे कि ये बात पूरी तरह जानी चाहिए, हमारी हाईकोर्ट के पास ये बात जानी चाहिए। देखिए, जो कल का प्रोग्राम है, जो हमने रेल रोको का प्रोग्राम किया है, ये पूरे पंजाब के अंदर लगभग 60 जगह पे ट्रेन रोकी जाएगी, 60 पॉइंटों के ऊपर। 60 तमिलनाडु के अंदर 10 जगह पे वहां पे ट्रेन रुकेगी। एक संगठन ने, अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन आई है केवल एक संगठन की यूपी से, 2 संगठनों की अभी तक उनके साथ तालमेल नहीं हो पाया। जिस एक संगठन ने वो करना है कार्यक्रम, उन्होंने ये बताया कि हम मेरठ और गुजरा जंक्शन के ऊपर 2 पॉइंटों के ऊपर वो भी मतलब वहाँ पे ट्रेन रोकेंगे। उड़ीसा में 4 से लेकर 6 जगह पे ट्रेन रुक सकती है। इसी तरीके से कर्नाटक के अंदर कई जगह पे ट्रेन रुकेगी, बिहार के अंदर भी ट्रेन रुकेगी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में ट्रेन रुकेगी। और हो सकता है जो दूसरे साथी हैं, आज शाम तक उनकी भी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। कल तो फिर सभी को पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे रोकी जाएंगी ट्रेन। 4 से लेकर 5 जगह पे हरियाणा के अंदर, जहाँ पे इन लोगों ने हालात इमरजेंसी जैसा बना रखा है, ऐसा हालात बना हुआ हरियाणा के अंदर कि किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल है। लेकिन वहाँ पे भी 4 से लेकर 5 जगह पे हमारे हरियाणा के भी लोग ट्रेन की रोड पटड़ी पर आएंगे। ये जो हमारा प्रोग्राम था वो भी आपको अपडेट करना जरूरी था, ये हम समझते थे। एक बात, जैसे पंजाब सरकार के साथ जुड़ी हुई हमारे सिरसा जी ने बात कही है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ट्रैक्टर तोड़े गए हैं, 200 से अधिक का हमारे किसान जख्मी हुए हैं, उनकी अभी तक MLR नहीं काटी गई, FIR नहीं दर्ज की गई, और बार बार सरकार को लिख कर दिया गया है। क्या सरकार इसी रास्ते पे जब लोग चलेंगे कि भी जब रोड रोकेंगे तब जाकर वो एक्टिव होगी सरकार? सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इससे भी आगे मैं ये कहूँगा कि जो जख्मी हुए उनके संबंध में कार्रवाई करते हुए, उनके ऊपर FIR लॉन्च करवाते हुए ये सरकार जिम्मेदारी ले कि जख्मियों की भरपाई कैसे की जाएगी। और उससे आगे 3-4 लड़कों की आंख चली गई है, उनके लिए हम पंजाब सरकार से इस बात की भी मांग करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट उनके लिए भविष्य में उन्होंने ज़िंदगी कैसे जीनी है, किस तरीके से वो अपना रोज़गार कमा पाएंगे, उसकी भी व्यवस्था पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है करे। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों में भारी मात्रा में गड़ेमारी की मार झेली है पंजाब के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने, और अभी तक सरकार की ओर से कोई भी उसके ऊपर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। सरकार इसके ऊपर तुरंत ध्यान दे। और आगे की बात यह है कि अभी तक गेहूं को भी पानी की ज़रूरत है। जिन लोगों ने आलू की खेती पटने के बाद और कोई फसलें बीजनी हैं, उनको भी अभी नहर के पानी की ज़रूरत है। सरकार जिस तरीके से नहरों के पानी की बंदी का प्रोग्राम बना रही है, हमारा निवेदन है सरकार इसके ऊपर भी गौर करे, कहीं पे भी किसी नहर की बंदी ना की जाए ताकि किसानों को और नई विपदा ना झेलनी पड़े। हमारा आज की
प्रेस के ऊपर जो मैंने बात कहनी थी वो कह चुके हैं। अगर किसी का भी किसी तरह का कोई सवाल है तो वो एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप जो सवाल कर रहे थे कि भाई उन साथियों ने जो हमारे कुछ साथियों ने हमें पत्र लिखकर कहा है, उस पत्र का जवाब पत्र के माध्यम से ही हमने उनको दिया है। ये पत्र उनके पास चला गया और आपके सामने भी हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये पत्र है। एकता से कोई नहीं भागता। आप सबको मेरा ख्याल है इस बात का जानकारी होगी कि हम वो आदमी बैठे हैं आपके सामने जिन्होंने पहले बार जब एसकेएम का गठन हुआ उस समय एक अहम भूमिका निभाई है। सभी को हम जानते हैं किस तरीके से इकट्ठे किया और इकट्ठे रखा, लेकिन एक सिद्धांत था वहाँ पे कि किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करेगा। राजनीति करने से सभी को अवॉइड किया गया था और आंदोलन की डिमांड्स अभी बाकी थी, और जब तक आंदोलन की डिमांड्स बाकी पड़ी हैं तब तक किसी तरह की राजनीति करने की किसी को कोई अनुमति नहीं थी। और वो हुआ जो आपने देखा, एसकेएम को तोड़कर एसएसएम बनाया गया। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये है कि जो भी साथी एसकेएम को नॉन पॉलिटिकल रखकर जिस तरीके से हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने ये भी कहा कि भाई एसकेएम को शायद इन लोगों ने तोड़ा है। मैं ये प्रेस के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एसकेएम को बचाया ही इन लोगों ने है, जिन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाकर एसकेएम के ऊपर पहली बार वो तोड़ने का काम किया, उस बात को एक साइड पे रखते हुए, और जिन्होंने इसको बिल्कुल गैर राजनीतिक रखकर चलाने का प्रयास किया और उन्हीं डिमांडों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको ये कहना मुझे लग रहा है कि एकता बनाने के मामले में कहीं ना कहीं जब ऐसी वैसी बातें होती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर एसकेएम का जो नॉन पॉलिटिकल विचारधारा के ऊपर जिस तरीके से बना था उसी तरीके से अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो हम सब के लिए हमारी कमेटी बन चुकी है, विचार चर्चा कर रही है, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। बहुत सारे संगठन हमारे साथ आ भी रहे हैं। 2 दिन पहले आपको पता चला होगा खनौरी बॉर्डर के ऊपर 3 संगठनों ने आकर वहाँ पे, पंजाब के 3 संगठन वो वहाँ पे आए, उन्होंने लिखित में दिया और उनको सबको एसकेएम के अंदर शामिल किया गया है। और हाँ, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के अंदर उन सबको शामिल किया गया है। यूपी से संगठन आ रहे हैं, उनको शामिल किया जा रहा है। अगर भाई दूसरों को हम शामिल कर रहे हैं तो इनके साथ किसी दूसरे के साथ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिद्धांतों की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के साथ हमारा कोई पर्सनल निजी लड़ाई नहीं है। इतना ही है। जो आपका चिट्ठी का मामला था, मेरा ख्याल है सभी पत्रकारों के पास जो बात चली गई होगी। अगर कोई और किसी का भी सवाल है तो उसके ऊपर हम आपको देखो चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ कि लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई का हिस्सा बनना है। अगर किसी ने भी लड़ाई का हिस्सा बनना, पहली तो गल है जो भी आदमी लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है वो जेड़ा फोरम लड़ रहा है, अगर उस फोरम के नाल आके लड़ाई लड़नी चाहता है तो एसकेएम का सिद्धांत मनना पएगा, नॉन पॉलिटिकल का सिद्धांत मनना पएगा। अगर कोई नहीं, अगर कोई आदमी तालमेल में प्रोग्राम देकर किसी और तरीके से इसका समर्थन करना चाह रहा है तो वो अपने तरीके से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर डल्लेवाल जी, जितने प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, चाहे दिल्ली जाने की बात है या फिर रेलें रोकने की बात है, वो सारे प्रोग्राम तो एसकेएम जो राजनीतिक ग्रुप है वो यहाँ पर बोल के गए हैं, उन्होंने सारे प्रोग्राम रखे हैं। नहीं, अच्छी बात है। मैंने कहा कि वो उन्होंने जो रखा वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं कि जिसने भी जो भी कर रहा है, इस लड़ाई का जिस रूप में भी कोई समर्थन कर रहा है, सबका हम धन्यवाद करते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। देखो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਫੋਰਮ ਤਾਲਮੇਲ में प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ
ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ SKM ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ KMM वालों ने नहीं, KMM वालों ने भी दे दिया ये। KMM वालों ने भी ये जवाब दे दिया उनको, दोनों तरफ से जवाब चला गया। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। नहीं देखो गल की है, दो मोर्चे है, दो मोर्चे मिलकर चल रहे हैं, बहुत बड़ी गल है। लेकिन देखो हुण सवाल यह है कि मेरे ते दोष लाया होवे, भंदेर साहब ਉਹਦਾ जवाब किवें देणगे? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮ ਉਹਦਾ जवाब दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ जवाब मैं नहीं दे सकांगा, ਉਹਦਾ जवाब ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ KMM ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ तो सारे के सारे लीडर अपनी अपनी जगह पे, असी भी इतों थोड़ा समय बाद साड़ी भी सारे की ड्यूटी उधर ही है। एक आपसे और जानना चाहेंगे, आपने यहाँ पर जिक्र किया, दो एक वीडियोस भी दिखाई जिसमें आपने बताया कि इस तरह से जो अटैक है वो किया गया था, आप लोग निहत्थे थे, पर ये सारी चीजें जो हैं हाई कोर्ट में क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि बीते दिन जो सुनवाई हुई थी उसमें काफी जो झाड़ है वो किसानों को भी की गई है कि क्यों महिलाएं और बच्चे आगे थे, उनको किस तरह से गोली अगर लगी है तो आप लोगों की कमी बताई गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आंदोलन करने का हर एक को राइट है, चाहे वो कोई महिला है चाहे कोई बच्चा है। जिसका अधिकार छीना जाएगा वो आंदोलन करेगा। लेकिन ये बात मैं क्लियर कर दूं प्रेस के माध्यम से फिर एक बार कि जब 21 तारीख की वो घटना थी, प्रेस सारी की सारी, आप सभी के सभी, इनमें से बहुत सारे वहाँ पे थे। हमने ये कहा था कि कोई नौजवान कोई लड़का आगे नहीं बढ़ेगा, हम नेता हैं आपके, हमारी जिम्मेदारी बनती है, कोई हमारा बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, हम आगे जाएंगे, हम आगे गए हैं। तो ऐसी नहीं है बात। देखो बच्चा कोई नॉर्मल चीज़ है। कौन चाहेगा कि साडे बच्चे का नुकसान होवे? किहड़ा बजुर्ग चाहेगा कि मैं जिउंदा रहा तो मेरा बच्चा, मेरा पुत, मेरा पोतरा ਉਹਦੀ मौत हो जाए? जी कोई नहीं चाहेगा। ਜਿਹੜੇ अंदोलन च बैठे ने वो सारे साडे ने, किसी होर दे नहीं। इसमें एक जो ये आपका सवाल है, देखिए दो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। डल्लेवाल साहब ने 21 तारीख को शंभू बॉर्डर के बारे में बताया। खनौरी बॉर्डर पे वीडियो एविडेंस है, किसान उस चीज के गवाह हैं, मीडिया के कैमरे उस चीज के गवाह हैं। पर ये चीज हमारा एक मिनट आप बात पूरी करने दीजिए कि 11 बजे हमारा शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का कार्यक्रम था। शंभू बॉर्डर से लगभग 10:30 बजे, 10:15 बजे हमें सूचना मिली कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई बातचीत आई है, अभी आपको रुकना है। हमने वहां पे तमाम साथियों को रोका। 12, 12:15 बजे तक किसी तरह का कोई हरकत, कोई किसान आगे नहीं बढ़ा, कोई नौजवान साथी आगे नहीं बढ़ा। 12, 12:15 बजे के आसपास वो भी चीजें कैमरों में मौजूद हैं। पुलिस की तरफ से कुछ लोग सिविल ड्रेस में खड़े थे, पुलिस के बैरिकेडों के पीछे, उनके द्वारा धार्मिक नारे लगवाए जा रहे थे, थापी मारी जा रही थी, उनके द्वारा लोगों को उकसाने का, भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। वो तमाम वीडियो एविडेंस मौजूद हैं। और उसके बाद अचानक से उन्होंने बिल्कुल नॉन स्टॉप गोलाबारी शुरू कर दी। हमने जो सरकार के साथ जो बैठक हुई थी चौथे राउंड की, उसमें हमने दिखाया भी था किस तरीके से इंजेक्टर मोर्टारों का इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया गया। वो खाली टीयर गैस की शेलिंग नहीं थी, बहुत सारे पत्रकार भाइयों ने भी उन गैसों को झेला है वहां पे। वो नॉर्मल टीयर गैस नहीं थी, वो जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंजेक्टर मोर्टार जिनका इस्तेमाल दीवार तोड़ने में या कोई गेट तोड़ने में किया जाता है, उनका इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया जा रहा है। और जो शहीद शुभकरण सिंह जी को गोली लगी, वो तो बैरिकेड के नजदीक थे ही नहीं। उनको बैरिकेडों से 2-2.25 एकड़ दूर गेहूं के खेतों में वहां पे उनको गोली मारी गई है।
हम वहां मौके पे मौजूद थे। उसके बाद जब उनको मेडिकल एड के लिए लाया गया, वहां पे बिल्कुल हमारे हाथों से ही उनको फिर हम एम्बुलेंस में लेके गए थे। तमाम लीडरशिप वहां मौके पे जो खनौरी बॉर्डर पे थी वो मौजूद थी। 21 तारीख को माननीय हाईकोर्ट को यह भी संज्ञान लेना चाहिए, हमने परसों प्रेस के माध्यम से वो चीज दिखाई भी है। जो मेडिकल कैंप थे, मेडिकल कैंप में जो डॉक्टर वहां पे सेवा कर रहे थे, उनको भी टारगेट किया गया, उनकी भी हाथ तोड़े गए हैं। वहां पे खनौरी बॉर्डर पे जो मेडिकल कैंप था, उसमें एक वॉलंटियर अमृतपाल सिंह, उनका हाथ तोड़ा गया लाठी मार के, गालियां दी गई हैं उनको, उनकी लाखों रुपए की दवाई है वो उठा ले गए हैं। कोई भी अगर दो देशों के बीच में युद्ध भी होता है तो उसके भी रूल रेगुलेशन होते हैं कि मेडिकल एड पे या मेडिकल कैंपों पे अटैक नहीं किया जाएगा, लेकिन उस दिन सीधा मेडिकल कैंपों पे भी अटैक किया गया। और जहां तक माननीय हाईकोर्ट में रखने की बात है, देखिए माननीय हाईकोर्ट ने हमें कोई बुलाया नहीं है, हम उस केस की पार्टी नहीं है। अगर कोई बात पूछी जाएगी हमसे तो तरीके से पूरे देश के सामने वो बातें हम रखेंगे, क्योंकि हम सच के रास्ते पे चल रहे हैं। हमें किसी चीज से ना तो कोई डर है, ना ही हम किसी चीज से डरेंगे। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਾਡੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ